अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहबर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रामिश तारिक। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नासिर जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज हम उनके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे मुल्क भर के लोगों का जो है बहुत बड़ा इशू है कि मतलब हम डाइटिंग करते हैं लेकिन हम लोग किस तरह की प्रॉपर डाइटिंग करें, किस तरह से हम लोगों के लिए वो अफेक्टिव है, किस तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं और हम बस अपनी तरफ से ही डाइटिंग करी जाते हैं। लेकिन उसका प्रॉपर वे क्या है, किस तरह से हमें करनी चाहिए, हम ये भी उनके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, आज हमारा टॉपिक है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सेल्फ डाइटिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी तरफ से अच्छा लगने की कोशिश करने के लिए अपनी तरफ से डाइटिंग करते हैं और वो किस तरह की डाइटिंग कर लेते हैं उनको भी नहीं पता कि वो उनके लिए कितनी हद तक डेंजरस हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर जो बंदे खुद डाइटिंग अपनी तरफ से कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है, तो उनका मेंटल हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट होता है? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ एक्चुअली हम डाइटिंग को कंफ्यूज करते हैं स्टारवेशन के साथ। हमें लगता है खुद को भूखा रखने का मतलब है डाइट, या ख़वातीन में मैंने ये देखा है कि रोटी चावल छोड़ देने को वो डाइटिंग समझती हैं। एग्जैक्टली, और सारा सारा दिन फाके करती हैं। बिल्कुल सही है। तो जब आपको आपका दिमाग हमेशा ग्लूकोज पे चल रहा होता है, जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो जाहिर है आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर ब्रेन के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 इतने ज़्यादा नहीं है तो ज़ाहिर है ब्रेन हेल्थ या मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। और फिज़िकल क्या इफ़ेक्ट होता है इसका, हार्मफुल इफ़ेक्ट फिज़िकली? देखें, सेल्फ डाइटिंग से मुराद ये है कि आपने कोई डाइट प्लान नहीं लिया, आपको नहीं पता कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको नहीं पता उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं, प्रोटीन कितने हैं एंड फ़ैट कितने। बहुत सारी फ़ैट डाइट्स हमारे पास आ गई हैं, जैसे कीटो डाइट आ गई है, एटकिंस आ गई है। अब कीटो डाइट की अगर हम बात करते हैं तो कीटो डाइट बेसिकली एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई थी। जो लोग सेल्फ डाइटिंग पे जाते हैं वो खुद ही से कीटो डाइट पे जाना शुरू कर देते हैं। अब कीटो डाइट अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती है, जिसमें हेयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, नेल काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हेयर नेल स्किन हम इसको यूजुअली कहते हैं कि ये इफेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब हम फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें, जिन लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही, ग़िज़ाई ज़रूरत ही उनकी पूरी नहीं हो रही, तो ज़ाहिर है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर भी फ़र्क पड़ेगा। उनमें एनर्जी ही नहीं होगी कि वो कोई भी अपनी डेली एक्टिविटी या कोई भी अपना रोज़मर्रा काम जो है वो सही तरीके से कर सकें। बिल्कुल। ऐसे यूजुअली ये देखा गया आयरन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगेन जब आप खुद से डाइट कर रहे हो, जब आपको ये नहीं पता आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी है, स्पेसिफिकली फीमेल्स में आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है मेल्स की निस्बत। अब जब फीमेल्स सेल्फ डाइटिंग पे जाते हैं उनका आयरन लेवल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी फ़ीमेल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, प्रेगनेंसी पे फ़र्क पड़ता है, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि लेथार्जिक यानी थकावट, हर वक्त थकावट की फीलिंग आने लग जाती है, हर वक्त वो थका हुआ खुद को महसूस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी डिस्टर्ब होती है, रोज़मर्रा के उनके अमूर डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान जो है वो आप एक चीज़ की तरफ नहीं लगा पाते, डाइवर्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ एक आयरन की, अगर हमने अभी बात की है, एक आयरन की ही वजह से मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, ये ख़वातीन के अंदर जो है इससे इनफर्टिलिटी भी होती है? बिल्कुल। देखिए, इनफर्टिलिटी को हम ये कहेंगे कि पीसीओएस की वजह से, जैसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज का अगर जिक्र करें, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। पीसीओएस क्यों होते हैं? वो वज़न बढ़ने की वजह से यूजुअली होते हैं, लेकिन उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर आपने उसको सही डाइट से ठीक नहीं किया, अगर आपने वेट सही से रिड्यूस नहीं किया, या उसमें आपने सही तरीके से डाइटिंग नहीं की, इंसुलिन रेजिस्टेंस मज़ीद आ गई। खुद को भूखा रखने से हमेशा इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है बॉडी के अंदर। इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर के पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा होती है, पीसीओएस के पेशेंट में भी। अब मज़ीद अगर आपने खुद को भूखा रखना शुरू कर दिया, सही तरीके से डाइट नहीं की, तो ज़ाहिर है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी फीमेल में फिर बढ़ जाएगा। बजाय इसके वज़न कम हो, वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इनफर्टिलिटी का मसला भी आ जाएगा। सही। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइटिंग करते हैं और उसके बाद इन फ्यूचर उनके वज़न बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं क्या? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैंने फ़ैट डाइट्स का भी जिक्र किया था, जिसमें कीटो डाइट है, बनाना डाइट है, एग डाइट है, बहुत सारी डिफरेंट डाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई भी ऐसी डाइट जिसमें आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अपने डेली रिक्वायरमेंट से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो या ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जैसे ही आप
वापस जाओगे अपनी डेली लाइफस्टाइल पे, अपनी डेली रूटीन पे वापस जाओगे, वेट बाउंस बैक करेगा। आप देखें कि जो लोग शादियों के लिए स्पेसिफिकली 3 मंथ्स की उनके पास विंडो होती है, बड़े अच्छे से वेट रिड्यूस करते हैं, उसके बाद उससे भी ज़्यादा मोटे होकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम नहीं करते। बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफाई होना चाहिए, रोज़मर्रा की आपकी जो रूटीन है वो मॉडिफाई होनी चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए, रादर देन कि आपने सिर्फ एक डाइट प्लान पकड़ा और उसको 3 मंथ्स 4 मंथ्स फॉलो कर लिया। एक डाइट प्लान आप कितनी देर फॉलो कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स 4 मंथ्स। चलें, जिन लोगों को बहुत कोई मोटिवेशन है तो 1 ईयर तक फॉलो होता है, उसके बाद फेड अप हो जाता है। बिल्कुल, मीठा खाने को भी दिल करता है, कोई शादी भी आ जाती है, गुलाब जामुन भी खाने हैं, सारा कुछ, तो मॉडरेशन इज़ द की। फिर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करती है रादर देन रिस्ट्रिक्शन। हाँ, अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करके वेट रिड्यूस किया है तो वेट बाउंस बैक भी करेगा और बहुत सारी बीमारियां भी लेके आएगा। स्पेसिफिकली फिर जो बीमारियां आ जाती हैं उसमें शुगर का मसला, जैसे मैंने बताया, खुद को भूखा रखने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर लेके आएगी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शुगर का मसला फिर उनमें बहुत ज़्यादा देखा गया। सही। और मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या असर पड़ता है बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की डाइटिंग करने का? अच्छा, देखें, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने वेट रिड्यूस करना है उन्हें हम रिकमेंड करते हैं 5 to 6 मील्स अ डे। दिन में 5 से कम 5 से 6 मील्स आपको दिन में लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिज्म ही तेज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स भी इसमें हेल्प करते हैं, जैसे दालचीनी का पानी हो गया या ज़ीरे का पानी हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हेल्प करते हैं। बट हमें 5 to 6 टाइम्स अ डे अगर हम मील लेंगे तो ही हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। अगर हमने स्टारवेशन रखी या हमने मील स्किपिंग की तरफ गए या नाश्ता स्पेसिफिकली अगर हम स्किप कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं खा रहे, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो ज़ाहिर है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपको वो डाइटिंग, फिर वो ख़वातीन आके यूजली यही कहती हैं हम इतने अरसे से 10 साल से हमने कभी कुछ गलत नहीं खाया लेकिन वज़न ही नहीं कम हुआ, 90 पे था और 90 पे ही आज भी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारा पेट है, बेली फैट है, इसकी वजह से हम मोटे हैं, बाकी अदर देन जो पेट है वो भी तो एक पार्ट ऑफ बॉडी है, और उस सिर्फ हम पेट को कम करने के लिए तो डाइट नहीं करते ना। तो मोस्टली लोग जो हैं वो सिर्फ पेट को कम करने के लिए वो डिफरेंट किस्म की डाइट करते हैं, मतलब ग्रीन टी का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो क्या ये फ़ायदेमंद होता है ग्रीन टी का इंटेक? देखिए, ग्रीन टी जो है वो BMR को थोड़ा सा बढ़ा देती है, लेकिन ये नहीं कि अगर आप ग्रीन टी पीते जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई जादू होने वाला है या ग्रीन टी पीने से आप 10 किलो कम कर लेंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पेट पे जो फ़ैट की आपने बात की, देखिए हर एक की एक फ़ैट पॉकेट होती है, वो जेनेटिकली यूजली आई होती है। कुछ लोगों का आप देखिए उनके हिप्स पे फ़ैट ज़्यादा होता है, कुछ के थाइस पे फ़ैट ज़्यादा होता है, कुछ के बाजू ज़रा मोटे होते हैं। डिपेंड करता है आपको जेनेटिकली फ़ैट पॉकेट है कहाँ पे। ठीक। अब जो पेट पे फैट है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। अगेन जिसमें हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे मसले आ जाते हैं, शुगर भी आ जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह भी आ जाता है, तो वो यूजुअली पेट के फैट से रिलेटेड होता है। अब उसको रिड्यूस करने के लिए वो जो डाइट करते हैं, देखिए डाइटिंग कभी भी आपका स्पेसिफिकली कोई एक एरिया कम नहीं करेगी। अगर आप डाइट कर रहे हो, आप वेट रिड्यूस कर रहे हो, वो ओवरऑल बॉडी से जा रहा है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरा मुंह छोटा ना हो या मेरे बाजू छोटे ना हो, बस एक स्पेसिफिक एरिया है, बस ये कम करना है। हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं बस मुंह छोटा ना हो, पेट कम, ऐसा नहीं होता। डाइट ने आपके ओवरऑल इंचेस जो हैं वो रिड्यूस कराने हैं। हाँ, बॉडी कंट्रोलिंग के लिए आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिम जा सकते हो, बॉडी कंट्रोलिंग के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, मगर अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पर रिलाई करोगे, उसके साथ डाइट ठीक नहीं रखोगे, बिल्कुल ऐसे एक बाल्टी नीचे से खाली होकर आप घर आके फिर दोबारा भर देते हो, तो वो भी काम फ़ायदेमंद तो नहीं है, वो भी इफेक्टिव तो नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर स्पेसिफिक किसी एक पोर्शन का मसला है, जैसे पेट का मसला है, तो एक्सरसाइज प्लस डाइट दोनों ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर और हाई हार्ट डिजीज़ जो हो जाती हैं, ये हम लोग अगर इस तरह की डाइट करें जो हमें नहीं पता कि हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है, तो इससे भी हमें इस तरह की बीमारियां भी लग सकती हैं। बिल्कुल लग सकती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एटकिंस और कीटो को देखें, दे आर हाई इन फैट। एटकिंस इज़ हाई इन प्रोटीन एंड कीटो इज़ हाई इन फैट। तो उन दोनों से ही हार्ट के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकते हैं। बनाना डाइट अगर हम देखें, उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, वो अपने साथ बहुत सारे हार्ट डिजीज़ को लेके आ सकती है। इसी तरह एप्पल डाइट आ गई है हमारे पास, जिसमें पूरा दिन आपने सिर्फ 5 से 6 एप्पल्स खाने हैं, वो भी ज़ाहिर है एट द एंड आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। देन देयर इज़ कैबेज सूप डाइट,
वो भी हार्ट हेल्थ को भी ख़राब करती है एकदम। उससे वेट तो बहुत अच्छा रिड्यूस होता है, 5 से 6 किलो एक वीक के अंदर अंदर रिड्यूस होता है, मगर जब वो वापस आता है वो उससे पहले से भी डबल हो जाता और डेंजरस होके वापस आता है। तो वो अपने साथ फिर बहुत सारे हार्ट के मसले और बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। सही। तो अब हमारे व्यूअर्स को आप इससे आगाह करें कि अगर हम लोगों ने एक अच्छी डाइट करनी है जो हमारी हेल्थ के लिए भी बेहतर हो और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो हमें किस तरह की चीज़ें जो हैं खानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स देखें, आपकी डेली रिक्वायरमेंट एनर्जी की है कितनी, फिर उसमें से 500 किलो कैलोरीज जो हैं वो माइनस कर दें, रादर देन कि आपने बस तुक्का मार देना कि 1200 कैलोरी से ज़्यादा हमने नहीं लेनी। जो मैंने देखा है 1200 एक दिमाग में बैठ गया, 1200 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी। हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सबसे पहले अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट देखें, उसमें से 500 कैलोरीज माइनस करते हैं। सेकेंडली ये चीज़ आती है कि कोई भी चीज़ खुद से रिस्ट्रिक्ट ना करें। रोटी, चावल, 5 हमारे फूड ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी ग्रुप एंड प्रोटीन ग्रुप। तो हमने इन सब की रिक्वायरमेंट को हमने पूरा करना है। खुद से कुछ भी हमने डाइट से निकालना नहीं है। अगर हम खुद से कुछ भी डाइट से निकाल देंगे तो फिर वो अपने साथ ज़्यादा डेफिशिएंसीज लेके आएगी। रोटी चावल खाएं, मॉडरेशन इज़ द की। मॉडरेशन का मतलब ये है कि आपने मतवाज़न ग़िज़ा खानी है, हर चीज़ एक इत्तेदाल में खाएं, रादर देन कि आप चावल खाने लगे हैं तो 2 प्लेटें चावल ही खा लिया, आपने साथ दही नहीं लिया, सैलड लिया ही नहीं, या आपने उसके साथ गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ जीरे वाले चावल बना के तो वही 2 प्लेटें खा गए। सो होना ये चाहिए 1/4 प्लेट चावल या 1/4 प्लेट कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, 1/4 प्लेट प्रोटीन जिसमें दाल भी आ जाती है, एंड उससे ज़्यादा अच्छे सोर्सेज प्रोटीन के होते हैं गोश्त वगैरह, चाहे मछली का गोश्त है, चाहे ये बीफ है, चाहे मटन है, या इवन अगर किसी को बटेर पसंद है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो 1/4 प्लेट रोटी चावल, 1/4 प्लेट प्रोटीन की, एंड बाकी हाफ प्लेट सैलड की होनी चाहिए। प्लेट आंखों को भरी हुई नज़र आएगी तो माइंड की सेटिस्फेक्शन होगी, वरना आप उसको रीफिल करते रह जाएंगे। इसको कहते हैं माई प्लेट। ये इंटरनेट पे भी ज़ाहिर है अवेलेबल है, इसको माई प्लेट फॉर वेट लॉस, ये लिख के इसको आप गूगल करेंगे वो आपके सामने सारी चीज़ आ जाएगी, आपने उसको फॉलो करना है। सही। और कई लोगों को हम अब कहते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट करनी चाहिए। कई लोग जो हैं वो प्रोटीन की चीज़ें, जैसे चिकन उनको मना होता है, एग मना होता है, तो मतलब उन चीज़ों के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, फ़िश है, मतलब मीट से वो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए? देखिए, अगर प्रोटीन किसी को नहीं पसंद, जैसे अब आप देखें हमारे यहाँ पसंद की बात नहीं, मतलब बंद है किसी वजह से, डॉक्टर्स काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बंद कर देते हैं। अगर तो कोई अंडरलाइंग इशू आ गया, जैसे किसी को किडनी का मसला है, तो फिर प्रोटीन इनटेक है वो बंद करना पड़ता है, तो फिर उस केस में हमने प्रोटीन नहीं देना, हमने उसका ऑल्टरनेटिव भी कोई नहीं ढूंढना कि हम अगर इस तरह प्रोटीन नहीं ले सकते तो इस तरह नहीं, क्योंकि किडनी के लिए प्रोटीन फिर हार्मफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखें वजह क्या हुई जिसकी वजह से प्रोटीन बंद किया गया। अगर तो यूरिक एसिड का मसला है, उसमें भी रेड मीट बंद कर देते हैं हम लोग, इसके अलावा दालें वगैरह कुछ हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उस केस में फिर हम चिकन एंड फिश ले सकते हैं। बट डिपेंड्स कि अंडरलाइंग इशू क्या था जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये मना किया। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि इशू क्या है, इस पे ऐसे कोई कमेंट्स देना जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और हम लोगों को ये जो सूप वगैरह देते हैं कि आप लोगों ने डाइटिंग के अंदर बिल्कुल सूप ही पीना है और कुछ भी नहीं खाना पीना, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? वो भी आपकी फ़ैट डाइट ही है, सूप डाइट आप उसको कह सकते हो। जैसे मैंने जिक्र भी किया, कैबेज चिकन सूप डाइट आ गई है, चिकन कैबेज भी इसको कहते हैं, सूप डाइट है बेसिकली, फ़ैट डाइट में ही आएगा। वेट फ़ौरन रिड्यूस होगा, मगर ये बाउंस बैक जब करेगा तो इंतहाई स्टबन होके आएगा, शुगर अपने साथ लेके आ सकता है, हार्ट डिजीज़ अपने साथ डेफिनेटली लेके आएगा। ठीक। और ग्रीन टी का इंटेक जो है वो हम लोगों को कब कब करना चाहिए? अच्छा, ग्रीन टी बहुत ज़्यादा तो बहुत ले रहे हैं ना जो लोग, अगर हमें बहुत रैपिडली अपना फैट जो है वो रिड्यूस करना है तो वो हमारा एक माइंड सेट हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा पीनी है, खाने के बाद भी पी रहे हैं, और मतलब आपने हल्का सा चॉकलेट भी खा लिए हैं, आइसक्रीम भी खा ली है, तो उसके बाद यार अभी हमने काफ़ी फैट्स ले लिए हैं, तो अब हमें एक ग्रीन टी का कप चाहिए। तो ग्रीन टी का इंटेक कितना होना चाहिए कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा? अच्छा, ग्रीन टी कभी भी फैट्स पे काम नहीं करती। ठीक, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट है। खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी ले लो, फैट्स नहीं लगेंगे। चॉकलेट खा लिया उसके बाद ग्रीन टी ले लो, ग्रीन टी कोई जादुई चीज़ नहीं है। उससे आपका BMR थोड़ा सा हाई करना है, वो भी अगर आप 2 से 3 कप राउंड द डे पीते हो। राउंड द डे में जो सबसे आइडियल टाइम है वो ये है स्नैक्स में ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाए, नाश्ते के फ़ौरन बाद या दोपहर के खाने के फ़ौरन बाद। उसके फ़वाइद की बजाय उसके नुकसान ज़्यादा हैं फिर,
क्योंकि जितने भी नाश्ते के अंदर या दोपहर के खाने या रात के खाने के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्रीन टी उनके साथ बाइंड करके उनको फ्लश आउट कर देगी, रादर देन कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, वो नुकसानदेह हो जाएगी। सबसे आइडियल टाइम ये है कि नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद जब हल्की फुल्की भूख लग रही होती है, उस टाइम पे उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, या शाम के टाइम पे जब चाय का दिल कर रहा होता है उस टाइम पे उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। वो टाइम ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि आप मील के फ़ौरन बाद उसको इस्तेमाल करते हो। सही। और ये हम लोग डाइट जो है हम हेल्दी डाइट प्लान कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए कोई एक्सरसाइजेस वगैरह भी रिक्वायर होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक्सरसाइजेज ने भी आपका मेटाबॉलिज्म सबसे पहले तेज़ करना है, एंड सेकेंडली चलते फिरते रहना चाहिए। जितना आप एक्टिव रहोगे, जितनी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, उतनी आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। कोशिश ये करें एम्प्टी स्टमक, सुबह उठ के खाली पेट वॉक करें कम से कम 30 मिनट्स की, कम से कम 30 मिनट्स की। वो आपका BMR भी उससे तेज़ होगा। जो पहले से बॉडी पे स्टोर फैट है, क्योंकि उस टाइम तो एनर्जी कहीं से नहीं आ रही, आपने खाया पिया तो कुछ नहीं है, और जो लास्ट मील खाया था वो तो कब का बर्न हो चुका। तो फिर कोशिश ये करें कि उस टाइम पे आप वॉक करें। वो वेट लॉस में भी हेल्पफुल है, वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, एंड ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो इंसान को हिलते जुलते रहना चाहिए, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे नहीं आना चाहिए। और ग्रेप फ्रूट का जूस मोस्टली लोग कहते हैं कि वो फैट बर्न करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो क्या ये वाकई में सच है? उसके ऐसा होता है? बिल्कुल, लेकिन जूस की बजाय आई वुड सजेस्ट कि ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जूसेस के अंदर फिर फ्रुक्टोज हाई हो जाती है। उसके कुछ हैं न्यूट्रिएंट्स ऐसे जो कि फैट बर्नर के तौर पे काम करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट जूस की बजाय ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए ताकि फाइबर भी साथ जाए। थैंक यू आयशा। आज हम लोगों ने बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात की, जो कि हमारी हेल्थ डाइट के ऊपर थी। हम लोग कुछ भी खाएं, हमेशा पहले कंसल्ट कर लें वेदर इट्स हार्मफुल और वेदर इट्स बेनिफिशियल फॉर अस, ताकि हम लोग जो खा रहे हैं हमें उसका आइडिया होना चाहिए कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो डाइटिंग करें, ये नहीं कि आप डाइटिंग मत करें, लेकिन ऐसी डाइटिंग करें जो आपके लिए हेल्दी हो और आपको नुकसान ना पहुंचाए, ताकि आपको तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला ना किया जा सके और आपको बार बार डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े। इसीलिए आप पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और उनसे कंसल्ट कर लें कि आपके लिए कौन सी डाइट जो है वो अच्छी है और कौन सी डाइट अच्छी नहीं है। वैसे तो आपको ये वीडियो देखकर अंदाज़ा हो ही जाएगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।